सुप्रभात बच्चों। विसर्ग संधि के अंतर्गत ऋतु संधि के बारे में चर्चा करते हैं। आइए ऋतु संधि पढ़ते हैं। ऋतु संधि क्या है? इससे पहले अपन ने विसर्ग संधि के अंदर उत्व संधि, शत्व संधि, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे। अब हम ऋतु संधि के बारे में चर्चा करते हैं। आइए ऋतु संधि क्या है विद्यार्थियों, तो देखते हैं। इससे पहले विद्यार्थियों, यानी कि यहाँ पर जो है ये है जो प्रकरण संधि विषय संस्कृतम, ठीक है। अब यहाँ पर विसर्ग संधि के अंतर्गत जो अपनी संधि आती है वो है ऋत्व संधि। कौन सी संधि? ऋत्व संधि। तो ऋतु संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ऋतु संधि क्या है, ऋतु संधि का क्या नियम है, क्या उदाहरण और कैसे ये होगी। तो विद्यार्थी सभी आप प्रसन्नचित्त मन से अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, और सभी अच्छे से ढंग से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और कोई भी समस्या हो आप लाइव जूम क्लास में पूछें, ठीक है। आइए ऋतु संधि क्या है? ऋत्व संधि। देखिए विद्यार्थियों, ऋत्व संधि को हम ऋत्वम संधि भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऋत्वम संधि भी लिख सकते हैं। सूत्र क्या है? इचो असि विसर्गस्य रेफः। इचो असि विसर्गस्य रेफः का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। इच प्रत्याहार यानी इच वर्ण अया को छोड़कर अन्य स्वर, अया को छोड़कर अन्य स्वर, यानी कि अन्य स्वर के आगे विसर्ग के सामने अस्वर एवं व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर रेफ यानी र आदेश होता है। अ या अ के को छोड़कर अन्य स्वर के आगे विसर्ग के सामने स्वर या व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर र यानी रेफ, रेफ विद्यार्थियों यानी कि र आदेश होता है। देखिए नियम क्या है हमारा, ये हमारा नियम है। यहाँ पर ये नियम क्या कह रहा है? नियम 1, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी कि कौन सा? व्यंजन वर्ण। विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि क ख, यानी कि क का तीसरा ग घ ङ, तो ग घ ङ, या च वर्ग का, या ट वर्ग का, या त वर्ग का, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण ह य व र ल ये होने चाहिए। या तो ठीक है विद्यार्थियों, या तो ये व्यंजन हो तीसरा चौथा पांचवा, या फिर ह य व र ल हो, अथवा कोई स्वर हो। स्वर हो तो आपका क्या होगा? विसर्ग की जगह रू, रू बात में मतलब आप रू, विसर्ग की जगह रू का मतलब विद्यार्थियों र आदेश। क्या आदेश? र आदेश होगा, ठीक है विद्यार्थियों, ये नियम है। यानी कि विसर्ग के बाद में आपका अ या अ के अलावा, ठीक है, आपका विसर्ग किसके साथ होगा? अ या अ को छोड़कर अन्य स्वर के आगे, यानी कि सामने अस, यानी कि यहाँ पर आपका अ या अ के अलावा कोई भी स्वर के साथ विसर्ग हो, बाद में तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, या य र ल व ह हो, य र ल व ह, अथवा कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर रू यानी र आदेश हो जाएगा। विद्यार्थियों समझ आ गया आपको? अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ये र होगा ना, तो ये र क्या होगा? यहाँ पर र ऊपर पंक्ति के ऊपर कब जाएगा और पंक्ति पे कब रहेगा? तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया, यहाँ पर अगर आपका विसर्ग के बाद में कोई अगर स्वर आ रहा है, ठीक है, विसर्ग के बाद में कोई स्वर आ रहा है, जैसे यहाँ पर मुनि लिखा मैंने और विसर्ग लगाया और इति लिखा, तो यहाँ देखो विद्यार्थी विसर्ग की जगह र होगा, लेकिन ये यहाँ पर र जो होगा ना विद्यार्थियों, ये र लाइन में रहेगा, यानी पंक्ति में रहेगा। विसर्ग की जगह र किया तो ये पंक्ति में रहेगा और ई इसमें जुड़ जाएगा, तो बनेगा मुनि रीति। क्या बनेगा? मुनि रीति। तो ये हमारा पंक्ति के अंदर र आ गया, विसर्ग की जगह र हो गया, पीछे स्वर आ रहा है। बात समझ आ गया आपको? अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हम इसमें विसर्ग के बाद में अगर आपका कोई व्यंजन आता है, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन वर्ण, या फिर क्या य र ल व ह में से कोई आता है, तो देखिए विद्यार्थियों विसर्ग के बाद में आपका तीसरा चौथा व्यंजन या ह र ल व, यानी कि इनमें से कोई हो व्यंजन, विसर्ग के बाद व्यंजन हो, तो क्या कौन सा व्यंजन? ये वाले और ये वाले हो, तो विसर्ग की जगह र होगा।
लेकिन कैसे, देखिए विद्यार्थियों, उदाहरण से मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया कवेः प्लस हसति, तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा र, लेकिन युक्त क्या होगा कवे हसति लिखेंगे, लेकिन ये र जो है ना इस व्यंजन के ऊपर जाएगा, इस व्यंजन के ऊपर जाएगा, कवे रसति बना हमारा उत्तर। युक्त पद आया कवे रसति, विसर्ग की जगह र हो गया, ह के ऊपर यानी व्यंजन है प्लस के बाद में, तो ये र उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। बात समझ आ गई? तो प्लस के बाद में अगर स्वर है तो र रहेगा और पंक्ति में रहेगा और स्वर र में जुड़ जाएगा। अगर प्लस के बाद में धन के बाद में अगर आपका व्यंजन है तो विसर्ग की जगह र आदेश होगा, लेकिन वो पीछे वाले जो प्लस के बाद जो व्यंजन आ रहा है उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगले आप अब उदाहरण पढ़ेंगे। इस नियम पर आधारित किन कौन कौन से उदाहरण हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं इससे संबंधित। देखो उदाहरणम मुनि ही प्लस इति, अब आपको मैंने करके बताया था। तो देखिए ये मुनि ही प्लस से पहले मुनि यानी छोटी यानी लघु स्वर के साथ विसर्ग आ रहा है और बाद में स्वर आ रहा है ई, तो देखो विसर्ग की जगह र होगा, क्या होगा र। फिर युक्त करते हैं इसको मुनि, और फिर बाद में ये स्वर है तो ये र लाइन में पंक्ति में रहेगा बच्चों, और ये ई जुड़ जाएगा तो हलन हटेगा, मुनि रीति बना, क्या बना मुनि रीति। समझ आ गया आपको? इसी तरह से भानु प्लस असौ, तो भानु असौ के बारे में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। यहाँ विसर्ग की जगह र आदेश, अब यहाँ पर क्या बनेगा, भानु लिखा, पीछे स्वर है तो र पंक्ति में रहेगा, और इसमें चला गया तो विसर्ग हलंत हट गया, भानु रसौ, क्या बना भानु रसौ। ये हमारा उत्तर। ये युक्त पद, ये क्या है युक्त पद। ठीक है, संधि युक्त पद, ये संधि विच्छेद पद। ठीक है, नेक्स्ट अपना है दयालु प्लस अपि। तो दयालु प्लस अपि जो विद्यार्थी आ रहा है, ये दयालु प्लस अपि जो आ रहा है इसमें क्या है लघु स्वर ऊ है, ऊ के साथ विसर्ग है, इसमें ऊ के साथ विसर्ग था, तो इस विसर्ग की जगह विद्यार्थियों क्या होगा, देखते हैं। इस विसर्ग की जगह र आदेश करते हैं, पीछे स्वर आ रहा है तो क्या बनेगा दयालु। ठीक है, अब ये यहाँ पे र में अ चला गया, हलन हट गया, दयालु रपी, क्या बना विद्यार्थियों दयालु। तो हमारा ये युक्त पद आ गए दयालु रपी, उत्तर बना। समझ आ गया? तो ये आपकी है, यानी कि पहला जो नियम करवाया मैंने ऋतु संधि का, कि किसी भी लघु स्वर के साथ विसर्ग हो और बाद में विसर्ग के बाद में यानी कि अ या के अलावा कोई भी अगर आपका स्वर है, लघु स्वर है या कोई मात्रा उसके साथ अगर आपका विसर्ग है, तो उसके बाद में तीसरा तथा पांचवा व्यंजन है, तो वहाँ पर यरलवा है या कोई स्वर है तो विसर्ग की जगह रू यानी र आदेश होता है। समझ आ गया आपको? और उदाहरण करके देखते हैं इसके। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगले उदाहरण में और करके बताता हूँ आपको। अगर आप विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं आपको यहाँ उदाहरण दिया एक और, मुहुर्मुहु, ये मैंने आपको युक्त पद दिया। क्या दिया विद्यार्थियों? युक्त पद दिया। आशीर्वाद, आशीर्वादम। ठीक है विद्यार्थियों, मुहुर्मुहु आशीर्वादम, ये मैंने आपको युक्त पद दिए। अब इसका विच्छेद करते हैं। देखो यहाँ पर ये र ऊपर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको विच्छेद करेंगे, इस र की जगह विसर्ग हो जाएगा, मुहु प्लस मुहु, क्या बनेगा मुहु। बात समझ आ गई? तो इसका अर्थ होता है बार बार, मुहु मुहु यानी बार बार। आशीर्वादम र ऊपर आ रहा है विद्यार्थियों, तो इसको हम युक्त करें विच्छेद करेंगे तो क्या होगा आशी ही। ठीक है, देखो र की जगह विसर्ग हो जाएगा तो विसर्ग प्लस वादम। बात समझ आ गई? तो ये देखो अगर आपको र पंक्ति के ऊपर दिख जाता है, उस र की जगह विसर्ग करते हैं तो वहां ऋतु संधि होती है। बात समझ आ गई आपको? इसी तरह से ये स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा। ठीक है, यहाँ पे ये पांचों व्यंजन आ गया। और जैसे मैंने आपको दिया विच्छेद पद मुनि प्लस न, ठीक है, और कवेः
प्लस हसति, कवेः प्लस हसति। देखो विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो प्लस के बाद न आ रहा है ये पांचवा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पांचवा व्यंजन वर्ण। तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पंक्ति, ये जो र यहाँ होगा इस विसर्ग की जगह, तो ये व्यंजन के ऊपर जाएगा, मुनीर्ण बनेगा। और ये जो है कवेः प्लस हसति, तो यहाँ पर व्यंजन आ रहा ह, यर, लव, ह में से। तो देखो विसर्ग की जगह जो ये र बने, ये र आएगा ना, र आदेश होगा। तो ये जो र आदेश होगा ये यहाँ पर हमारा इस व्यंजन के ऊपर जाएगा, र कवेर हसति बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा? कवेर हसति। तो इस तरह से ये मैंने आपको युक्त करना सिखाया और ये विच्छेद करना सिखाया। तो ये ऋतु संधि का पहला नियम पूर्ण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या नियम है। दूसरा नियम, जैसे आपका उदाहरण यहाँ धेनुर गच्छति और आ रहा है, तो ग जो तीसरा वर्ण है, क्या है? तीसरा वर्ण। अब ग जो तीसरा वर्ण है ना, तो इसको कैसे करेंगे? विसर्ग की जगह र आदेश, और ये तीसरा वर्ण है व्यंजन वर्ण ग। ठीक है, तो यहाँ पर धेनु लिखेंगे। अब ये जो र आदेश है इस ग के ऊपर चला जाएगा, धेनुर गच्छति बनेगा। क्या बनेगा? धेनुर गच्छति। इस तरह से ये पहला नियम आपका पूर्ण हुआ। दूसरा देखो नियम क्या है? ऋतु संधि में अव्यय और ऋकारांत शब्द के संबोधन और संबंधी, यानी कि ऋतु संधि में अव्यय संबंधी, ऋकारांत शब्द या संबोधन संबंधी कोई भी आकार या आकार के सामने भी विसर्ग के स्थान पर रेफ यानी र आदेश होता है। ठीक है ना, यानी कि आपका क्या हो? प्लस से पहले अव्यय संबंधी हो, संबोधन संबंधी हो, और कोई भी आपका ऋकारांत शब्द हो, पितृ मातृ ऐसे शब्द हो, किससे? प्लस से पहले, तो वहां पर विसर्ग जगह र हो जाएगा और पीछे आपके व्यंजन होंगे या कोई स्वर होगा। तो देखते हैं पुण्य है। पुण्य हमारा एक अव्यय पद है, तो अव्यय संबंधी है, पुण्य है। तो देखो यहाँ पर हमारा बनेगा, इस विसर्ग की जगह र करेंगे, फिर अ मिला देंगे, पुनरत्र बना। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं करके बताता हूँ इसी का, पुण्य है प्लस अपि। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारा उत्तर बनेगा पुनरपि। क्या बनेगा? पुनरपि। क्यों? विसर्ग जगह र आदेश हो गया, तो पुनरपि हमारा उत्तर बना। इसी तरह से देखते हैं अगला क्या है? पितृवंदे। क्या है? पितृवंदे। तो ये जो त आ रहा है, इस त में त के नीचे री है, तो ये ऋकारांत पद है। क्या है? ऋकारांत पद है। पुण्य अव्यय पद है और ये ऋकारांत पद है। तो क्या बनेगा? यहाँ पर विसर्ग करते हैं, ये देखिए ये यहाँ विसर्ग होगा। अब इस विसर्ग की जगह र आदेश होगा, तो उत्तर क्या बनेगा? देखिए पितृ। अब देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये री आ रहा है, ये विद्यार्थियों यहाँ इस री को हटाएं, पित है प्लस वंदे। अब ये इस विसर्ग की जगह र होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा? देखो वंदे लिखा। अब ये र जो है ना इस व के ऊपर जाएगा, पितृवंदे बनेगा। क्या बनेगा? पितृवंदे। वापस समझिए, ये जो पितः शब्द है, ये विसर्ग यहाँ पर री की मात्रा नहीं होगी, आपको पितः मातः ऐसे शब्द आएंगे, यहाँ री की मात्रा नहीं होगी, वो ऋकारांत शब्द के अंतर्गत आएगा, विसर्ग होगा, बाद में यर लव होगा कोई व्यंजन या स्वर, तो यहाँ पर आपका विसर्ग की जगह र होगा, पितृवंदे बनेगा। इसी तरह से इसके संबंधित एक उदाहरण है, मैं आपको करके बताता हूँ। माते है प्लस वंदे, ऐसा अगर उदाहरण आएगा तो आप क्या करेंगे? युक्त करो, मातृवंदे हो जाएगा, यानी कि ये इसका जो विसर्ग की जगह र बनेगा ना, ये व के ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अब मैं एक आपको और उदाहरण देता हूँ, प्रातर गच्छति। ये मैंने युक्त पद दिया आपको, प्रातर गच्छति। ठीक है, तो देखो ये र ऊपर आ रहा है, तो ऋतु संधि है, सीधी सी बात है, र ऊपर ऋतु संधि है, तो यहाँ पर विच्छेद करेंगे, तो इस र की जगह विसर्ग कर दो, प्रातः है प्लस गच्छति। समझ गया? तो ये है आपका दूसरा नियम। ठीक है, किसका? ऋतु संधि का। तो इस तरह से आपकी ऋतु संधि पूर्ण हुई, और ये ऋतु संधि सत्व उत्व और विसर्लोप कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 10 सभी क्लासों में होती है और सबके काम आती है। ठीक है, आप अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, नहीं तो PDF से नोट कर लेना, और कोई भी समस्या हो तो आप लाइव जूम क्लास में पूछें। ठीक है, प्रसन्न रहिए। साधुवाद। राधे राधे।